कैसे आप सब लोग, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। जैसा कि दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, अब आपके पास टाइम कम है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड भी कई स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं और कई स्कूल में आफ्टर 10th दिसंबर प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने क्या किया, अब हमारा पैटर्न चेंज कर दिया। पहले हम पैटर्न लेके चल रहे थे कि पहले हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू प्रिपरेशंस करेंगे, लेकिन अब मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। मैं आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा और उसी के साथ ही उस चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाता चलूंगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई चैप्टर आ रहा है इनमें से जो आपको कंफ्यूज कर रहा है या आपको दिक्कत दे रहा है, डाउट है, तो साथ के साथ ही क्लियर होता हो जाए, ताकि आपको वेट ना करना पड़े कि पहले चैप्टर खत्म होगा और फिर एंड में एमसीक्यू सीरीज शुरू होगी। तो मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपके साथ बना रहूंगा टिल द एग्जाम, आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। आपकी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन 100% मैं करवाऊंगा। आपको कोई भी डाउट होगा, हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर आप आस्क माई क्वेश्चन कॉलम में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, वहां पर आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। हमने लास्ट मनी एंड बैंकिंग पढ़ा था वीडियो में, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे। उसी नेशनल इनकम का आज हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन, ताकि एग्जाम के अंदर आपको नेशनल इनकम चैप्टर से कोई भी डाउट ना आए। तो चलिए टाइम जाया नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे आज की एमसीक्यू प्रिपरेशन। अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्यूआर कोड के स्क्रीनशॉट को किसी भी एप्लीकेशन से, वेदर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और एनी अदर एप्लीकेशन जो भी आपके फोन में है, जिसको आप स्कैन करने के लिए यूज करते हैं, अगर उससे स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। आपको सर्च करने के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा रिलेटिव है, आपका दोस्त है जो पढ़ाई करने में असमर्थ है या वो पढ़ना चाहता है लेकिन कोचिंग का खर्चा नहीं उठा पा रहा है, तो आप इस क्यूआर कोड को उसके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सके। आपको पता ही है, हम अपने मुफ्त शिक्षा चैनल पर एकदम 100% फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी जो मुहिम है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन नेशनल इनकम से देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखो पहला क्वेश्चन, डोमेस्टिक इनकम इज, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? तो डोमेस्टिक की डेफिनेशन मैं पहले भी आपको बता चुका था कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो टेरिटरी है, जितना भी हमारा बॉर्डर एरिया है, उस सारे एरिया को हम किसके अंदर काउंट करते हैं? टेरिटरी के अंदर काउंट करते हैं। उस टेरिटरी को ही हम डोमेस्टिक बोलते हैं। लेकिन टेरिटरी सिर्फ लैंड एरिया में नहीं होती है, हमारा वाटर एरिया के अंदर भी हमारी टेरिटरी है और एयर में भी, क्योंकि हमारे प्लेन कहां तक जा सकते हैं, हमारे गुड्स एंड सर्विस कहां तक जा सकते हैं, वो सारा का सारा जितना भी एरिया है जहां तक हमारे गुड्स और सर्विस मूव हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ने जो एरिया हमें अलाउड कर रखा हमारे टेरिटरी के अंदर, तो वो सारा का सारा किसके अंदर इंक्लूड होता है? डोमेस्टिक के अंदर इंक्लूड होता है। ये पूछ रहा है डोमेस्टिक क्या है? डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम, क्या जीडीपी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, एनडीपी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, या एनएनपी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, या फिर जीएनपी को बोलते हैं? अगर मैं इनकी फुल फॉर्म बताऊं आपको, तो जीडीपी का मतलब हुआ यहां ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस पे है? मार्केट प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद एनडीपी है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो किस पे है? फैक्टर कॉस्ट पे आपका। उसके बाद एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये किस पे है? ये भी मार्केट प्राइस पर ही है। और लास्ट है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये किस पे है? ये भी फैक्टर कॉस्ट पे। और आपको बताना है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है इनमें से। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम जो कि मार्केट प्राइस पे है, या फिर नेट डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं जो फैक्टर कॉस्ट पे है, या नेट नेशनल प्रोडक्ट को बोलते हैं जो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पे है, या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बोलते हैं जो फैक्टर कॉस्ट पे। तो आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं कि देखो, नेशनल
का मतलब तो यह है कि आपके देश के अंदर का पैसा और बाहर से जो आप कमा रहे हो उनको जब इंक्लूड करते हैं तो नेशनल बनता है, लेकिन इसने क्या पूछा है, डोमेस्टिक, तो यानी कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन में से हट गए। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको बताएं इन दोनों में से कौन क्या है आपका डोमेस्टिक इनकम है, जिसके लिए मैं आपको दूंगा टाइमर। ठीक है, जैसे कि हम हमेशा देते हैं टाइमर, कितना टाइमर देते हैं हम आपको, आपको तो पता ही है, हम पूरा 25 करोड़ टाइमर देते हैं। 25 करोड़, अरे मजाक किया जा रहा है, 25 करोड़ नहीं देंगे आपको, 25 सेकंड देंगे और इनफ होता है 25 सेकंड। चलिए बताइए, आंसर बताइए इसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए दोनों ही डोमेस्टिक इनकम है, लेकिन एक्चुअल में डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कोई भी इनकम होती है ना, हम उसको फैक्टर कॉस्ट पे ही करते हैं। जितनी भी इनकम होंगी ना वो फैक्टर कॉस्ट पे होंगी। और नेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ग्रॉस के अंदर इनकी क्या होती है, जो परचेजिंग वैल्यू होती है ना वो होती है, लेकिन हम जब किसी इनकम की बात करते हैं ना करंट टाइम में उसकी क्या वैल्यू है, तो करंट टाइम में हम जब निकालते हैं तो नेट वैल्यू निकालते हैं। इसलिए ही आपकी जो डोमेस्टिक इनकम है वो क्या है, ऑप्शन बी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, टैक्सेस वगैरह जोड़ते हैं तब जाके मार्केट प्राइस बनता है, लेकिन हमें क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम बतानी तो उसमें टैक्स वगैरह नहीं जोड़ेंगे, बिना टैक्स के बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेशनल इनकम इज, नेशनल इनकम क्या है यहाँ पे ये बताना है आपको। यहाँ पे आपकी हेल्प कर देता हूं, इसको बोलते हैं आपका फुल फॉर्म में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये भी मार्केट प्राइस पे है। उसके बाद आ रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद आ रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैंने आपके सामने सबकी फुल फॉर्म लिख दी है, अब आपके लिए आसान हो गया आंसर का जवाब देना। बताइए फटाफट से कौन नेशनल इनकम इन चार ऑप्शन में से। आपके लिए आसान तो हो गया, देखो दो में तो डोमेस्टिक आ रहा है, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, दो में नेशनल आ रहा है। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन नेशनल इनकम। ठीक है, तो टाइम आउट हुआ। अब आप देखते हैं आंसर। देखो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते, क्योंकि इनमें क्या आ रही है, डोमेस्टिक इनकम। आपको चाहिए नेशनल इनकम, अब नेशनल दो में आ रही है, लेकिन मैंने भी आपको बताया जब भी हम इनकम निकालते हैं तो इनकम हम नेट निकालते हैं, करंट टाइम में जो होती है उसको निकालते हैं, यानी कि नेट निकालते हैं। नेट किस में शो हो रहा है, इसमें। और मैंने बताया इनकम फैक्टर कॉस्ट पर निकलती है, ना कि मार्केट प्राइस पे, क्योंकि इनकम के अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं होते। तो फैक्टर कॉस्ट तो ये दोनों ही है, लेकिन नेट ये वाला है, तो ये बना आपका नेशनल इनकम, बना नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज, ग्रॉस ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होगा बताओ। ये हमने फॉर्मूले पढ़ा था ग्रॉस और नेट का, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन होगा, NFI यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जिसको शॉर्ट में NIT बोलते हैं, या फिर सब्सिडीज। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर पढ़ाया था, किसका, ग्रॉस नेट का। ठीक है, तो आप बताओ आप ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था ना, इसको करते हैं रिपीट। फॉर्मूला सिखाया था आपको, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट
प्लस में डेप्रीशिएशन। पढ़ाया था ना, आप लोग पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते होते तो अभी फटाफट से आंसर दे देते। अब उसने पूछा ग्रॉस और नेट का डिफरेंस बताओ, तो नेट को इधर ले आए अगर उठा के हम, तो यहाँ क्या बचेगा, डेप्रीशिएशन। तो इसका मतलब ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है आपका डेप्रीशिएशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट देखो, डोमेस्टिक इनकम इज विच कॉन्सेप्ट। जो डोमेस्टिक इनकम है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, नेशनल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताओ भाई कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका डोमेस्टिक इनकम। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ आपको डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, बताओ फटाफट से। देखिए इसका करेक्ट आंसर, डोमेस्टिक की जब मैंने डेफिनेशन अभी समझाई थी आपको तो बताया था ना, डोमेस्टिक का मतलब होता है टेरिटरी, एक बॉर्डर एरिया जहां तक हमें गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है गुड्स एंड सर्विस को मूव करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, टेरिटरी बेस्ड है। तो इसका मतलब जो आपका डोमेस्टिक इनकम है वो कैसा कॉन्सेप्ट है, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेशनल इनकम इन इज विच कॉन्सेप्ट। अब नेशनल इनकम बताना, नेशनल इनकम कैसा कॉन्सेप्ट है, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, नेशनल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ, इसके लिए भी आपको मिलेंगे पूरे 25 सेकंड। बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। कमेंट में बताया करिए आप आंसर, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कमेंट में जरूर आंसर बताइए। देखिए, जैसे कि डोमेस्टिक में क्या था, टेरिटरी का हिसाब था, लेकिन नेशनल में टेरिटरी नहीं होता। नेशनल में तो आपका आपके डोमेस्टिक कंट्री का भी जो प्रोडक्ट है और आपका बाहर फॉरेन कंट्री से जो आप कर रहे हैं इनकम, उन सबको ऐड किया जाता है। तो वहां पे क्या होता है, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर, उसको ऐड करते तो क्या बनता है, नेशनल बनता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी, कि नेशनल इनकम इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट। 8 देखो, ही डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। द आएगा यहाँ पे, यहाँ से टी गायब कर दिया किसने, टाइपराइटर ने। उसको 10 बार बोला है टाइपराइटर को ठीक से टाइप किया करे, लेकिन नहीं मानेगा, क्योंकि हम हर बार उसे माफ कर देते हैं ना, क्या कह के कि इंसान है, गलती इंसान से होती है। अब देखो क्या करना है, डोमेस्टिक का और नेशनल का क्या करना है, डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस, नेशनल आपका और डोमेस्टिक। इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा ये बताओ। बोल रहा है एनएफआई आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, ये सारे आएंगे। सारे कैसे आ सकते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ऑप्शन तो ढंग का दो, चलो बताओ। देखो करेक्ट आंसर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि नेशनल कैसे आता है, नेशनल इनकम निकालने के लिए हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ऐड कर देते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हमें किसका डिफरेंस चाहिए, इन दोनों का। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा, इसको यहां भेज देंगे तो यहां क्या बचेगा, एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज जीडीपी एमपी डिफरेंट फ्रॉम एनएनपीएफसी। बोला है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस पे, मार्केट प्राइस पे, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या है इनके बीच में ये बताओ। बोला एनएफआईए का डिफरेंस है यानी नेट फैक्टर इनकम का डिफरेंस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस है,
डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, या फिर इन सब चीज का डिफरेंस है? बताओ, आपको इसके लिए मिलते हैं पूरे 25 सेकंड, बताओ। तो देखिए राइट आंसर, हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। अभी आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि क्या है, एन एन पी एफ सी है। ये किससे बन रहा है, हमें बनाना है इसको जीडीपी एमपी से। दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, इस साइड किसी को भी बना सकते हो। अब आप एक बात बताओ, हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाना है लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, यानी कि पहले तो ग्रॉस से क्या बनाना है, नेट। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एन एफ आई ए, है ना, डोमेस्टिक में ऐड करते हैं। फिर फैक्टर कॉस्ट पाने के लिए मार्केट प्राइस में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं आपका एन आई टी। अब आपको ये पूछा था कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, कितने एलिमेंट का डिफरेंस है, तो इन दोनों को अगर हटा दे तो हमारे पास क्या बचा, डेप्रिसिएशन, एनएफआई और एनआईटी। तो ये तीनों चीज क्या है, इनका डिफरेंस है, यानी कि एनएफआई, एनआईटी और डेप्रिसिएशन। तो तीनों ही है, तो वो किस ऑप्शन में आ रही है, वो आ रही है आपकी ऑप्शन डी में, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मार्केट प्राइस इंक्लूड्स, मार्केट जो प्राइस है वो किसको इंक्लूड करता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, डेप्रिसिएशन को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, या फिर नन ऑफ दी अबव। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ कि मार्केट प्राइस किसको इंक्लूड करता है। तो देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना मार्केट प्राइस का, एमपी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एफ सी प्लस में एन आई टी। तो मार्केट प्राइस किसको इंक्लूड करता है, फैक्टर कॉस्ट को और एनआईटी को। तो यहाँ फैक्टर कॉस्ट तो दे नहीं रखा, लेकिन क्या दे रखा है, एनआईटी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वर्ड नेशनल इन नेशनल इनकम मीन्स, बोला नेशनल इनकम में जो वर्ड नेशनल है उसका मतलब क्या है, गुड्स प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट, की गुड्स नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा प्रोड्यूस किए जाएं, या गुड्स प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी, गुड्स को डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करो, या सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, या नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा। और उसके बाद बोल रहा है ऑप्शन ए और सी। ए में क्या है कि गुड्स प्रोड्यूस करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट, और सी में बोल रहा है सर्विस प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कि गुड्स भी प्रोड्यूस करने और सर्विस भी प्रोड्यूस करनी है। तो अब आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट का आंसर बताओ। देखो, राइट आंसर है इसका कि कभी भी नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ गुड्स इंक्लूड नहीं होते और ना ही सिर्फ सर्विस इंक्लूड होते हैं, तो दोनों ही। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, आपका ऑप्शन राइट हुआ ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, द वर्ड ग्रॉस मीन्स, ग्रॉस का मतलब क्या है यहाँ पे, बोला है इंक्लूसिव ऑफ एनएफआई है, यानी कि जो कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करता है, या फिर इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बोल रहा है ग्रॉस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, बोला एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, या इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ फटाफट से। अभी आपको पढ़ाया मैंने ग्रॉस का फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान हो गया आपके लिए। बताओ, द वर्ड ग्रॉस मीन्स,
देखिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर है, अभी हमने पढ़ा था ना, ग्रॉस। ग्रॉस कैसे आता है? ग्रॉस आता है आपका, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस में डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस क्या कर रहा है? नेट और डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर रहा है। तो इंक्लूड कहाँ पे हो रहा है? ये रहा डेप्रिसिएशन इंक्लूड, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। प्रोडक्ट मींस, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, या ट्रांसफर पेमेंट्स है, या फाइनल गुड्स एंड सर्विस है, या फिर ए और बी दोनों है? बताओ। गुड्स का मतलब क्या है? हम प्रोडक्ट का मतलब क्या हम यूज करते हैं ना, हर एक चीज में यूज कर रहे हैं, जीडीपी में यूज कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी में, और जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बताओ इनमें से प्रोडक्ट का मतलब क्या है? देखो करेक्ट आंसर देखो, करेक्ट आंसर है प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे है फाइनल गुड्स एंड सर्विस से, जो सेल करने को रेडी है ना, प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन एक्टिविटी से बाहर है, उसको बोला गया प्रोडक्ट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फैक्टर कॉस्ट इज द, फैक्टर कॉस्ट क्या है? मार्केट वैल्यू है, मनी वैल्यू है, ट्रांसफर वैल्यू है, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताओ फैक्टर कॉस्ट क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ओहो ज्यादा टाइमर लग गया, रीसेट। चलो फटाफट से बताओ। फैक्टर कॉस्ट क्या है फटाफट से बताओ कमेंट में, और आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताया करें। चलिए देखिए राइट आंसर, राइट आंसर है फैक्टर कॉस्ट का मतलब है उस प्रोडक्ट में कितना पैसा यूज हुआ है बनाने में, इसका मतलब वो उसकी मनी वैल्यू। ठीक है, मार्केट प्राइस इज द, अब मार्केट प्राइस क्या है, क्या बताओ? मार्केट फैक्टर तो बता दिया आपने, कॉस्ट क्या होता है। मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट वैल्यू है, मनी वैल्यू है, ट्रांसफर वैल्यू है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको जानबूझ कर करा रहा हूं ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आपके जो आपके एग्जाम होने वाले हैं कॉलेज में, एंट्रेंस एग्जाम, उनमें भी बहुत छोटे छोटे चीजें पूछी जाती हैं। तो सिर्फ आप बोर्ड की तैयारी ना करें, आने वाले फ्यूचर में आपको कभी भी नेशनल इनकम चैप्टर यूज करने को हो सकता है, तो इसलिए आप अभी से इसकी तैयारी कर लें, एक ही बार पढ़ें और चीजों को क्लियर करें। तो देखो इसका राइट आंसर है मार्केट प्राइस मींस मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, वो है उसका मार्केट प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट? इनमें से कौन डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या बोल रहा है इनमें से सभी? तो बताओ राइट आंसर क्या है? डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट कौन है इनमें से? देखिए राइट आंसर देखते हैं। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब है उसके अंदर डोमेस्टिक इनकम होनी चाहिए, इसमें भी डोमेस्टिक इनकम है, इसमें भी डोमेस्टिक इनकम है, इसमें भी डोमेस्टिक इनकम है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आर द डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल इनकम? ध्यान से देख लो, बोल रहा है इज नॉट नेशनल कॉन्सेप्ट। नेशनल, इसमें से कौन नेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है? इसका मतलब तीन नेशनल कॉन्सेप्ट होंगे और एक नहीं होगा, ध्यान रखना। बताओ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और लास्ट में बोला नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें से कौन सा एक नेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बताना है आपको। है तो तीन इनमें से और एक नहीं है, बताओ फटाफट से।
देखो राइट आंसर, मैंने बोला ना इसमें 3 तो नेशनल है और एक नहीं है। तो देखो नेट नेशनल, ग्रॉस नेशनल, नेट नेशनल, ये सारे क्या नेशनल है? ये नहीं है, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका कि ये नेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट। द डिफरेंस बिटवीन एनएनपी एमपी एंड एनएनपी एफसी, समझ रहे हो? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, बस डिफरेंस किसका है? मार्केट प्राइस का और फैक्टर कॉस्ट का। तो बताओ इनका डिफरेंस क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, या नेट डायरेक्ट टैक्स होगा, या ऑल ऑफ द अबव। अब आपको याद रखना है कि डिफरेंस मेनली आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का बताना है, क्योंकि जो इनकम है वो तो सेम ही है, एनएनपी एमपी पे, एनएनपी एफसी पे। डिफरेंस किसका है? एमपी और एफसी का। तो आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस बताना है। ध्यान से आंसर देना। बताओ आंसर। बताओ राइट आंसर। देखो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाता ही आ रहा हूँ बार बार, फिर से देखो। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ है यार आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन नेशनल कॉन्सेप्ट है? अब वो बोला है कौन है, तो याद रखना 3 तो नहीं है और एक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से आपको बताना है कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन एक नेशनल कॉन्सेप्ट है? बताओ। फटाफट से कमेंट में आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर है इसका, इसने पूछा नेशनल कॉन्सेप्ट। अब आप चेक करो किस किस में नेशनल आ रहा है। नेट नेशनल, नेट नेशनल, ग्रॉस नेशनल, सब में तो नेशनल आ रहा है, ये देखो। तो इसका मतलब सारे क्या है? नेशनल कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, याद रखना इसने क्या बोला है? नॉट, यानी कि 3 होंगे और एक नहीं होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको बताना है इनमें से कौन एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आपको मैंने नेशनल आइडेंटिफाई करना सिखाया है, ऐसे ही सिमिलर आपको डोमेस्टिक आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 3 डोमेस्टिक हैं उनको हटा देना, जो एक नहीं है उसका मतलब वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट से बाहर है, वो आपका आंसर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि इसी में डोमेस्टिक नहीं आ रहा, देखो बाकी सब में डोमेस्टिक आ रहा, दिख रहा है ना? तो ये हो गया आपका राइट आंसर। इफ एन एफ आई ए इज नेगेटिव, एन एफ आई ए अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विल बी लेस देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोला कि जो इनकम हम बाहर दे रहे हैं वो कम है किससे? जो इनकम उनसे ले रहे हैं उससे। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विल बी इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोला जितना दे रहे हैं उतना ही ले रहे हैं, जब जितना ले रहे हैं उतना दे रहे हैं तो नेगेटिव कैसे आ जाएगा? तो ये आप तो आपकी मैंने हेल्प कर दी, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। जब बराबर ये तो नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव करने के लिए एक चीज बड़ी होगी एक छोटी होगी। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विल बी मोर देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोल रहा है कि जो इनकम हम दे रहे हैं फैक्टर अब्रॉड टू वो ज्यादा है और जो हम ले रहे हैं वो कम है, इसलिए नेगेटिव है। और लास्ट में बोल रहा है नन ऑफ दी अबव। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
फटाफट से बताओ। तो देखो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा आंसर वो सही होगा ये, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विल बी मोर देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि हम जो पैसा दे रहे हैं ना वो ज्यादा दे रहे हैं और मिल कम रहा है, इसका मतलब हम हमारे पास आ कम रहा है दे ज्यादा रहे, तो इसका मतलब हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास आ ही नहीं रहा लेकिन हम दे जा रहे हैं तो माइनस हो गया हमारा बैलेंस, तभी जाके क्या होगा NFIA क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालते कैसे हैं, उसको निकालने के लिए हमें पहले देखना पड़ता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी कि हम अब्रॉड यानी कि बाहर कंट्री अदर कंट्री जिनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उनको कितना पेमेंट दे रहे हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि उनसे कितना पेमेंट ले रहे हैं, उनका बैलेंस किया जाता है। यानी कि पेमेंट और रिसीविंग का बैलेंस किया जाता है। तो जब पेमेंट ज्यादा आती है रिसीविंग कम तो बैलेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि पेमेंट ज्यादा बता रहा है इसलिए हमारा NFIA क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, इफ NFIA इज जीरो, NFIA जीरो कब होगा, इसलिए इसको तो मैं डायरेक्ट आपको टाइमर दूंगा। रुक जाओ पहले यहां कर देते हैं सेट टाइमर को, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो लेकिन ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन में क्या बोल रहा है आपका, साइड डोमेस्टिक इनकम विल बी मोर देन नेशनल इनकम, बोलो डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी नेशनल इनकम से, तब आपका क्या होगा NFIA जीरो होगा। या डोमेस्टिक इनकम विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम, बोलो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम बराबर है इसलिए NFIA जीरो है। डोमेस्टिक इनकम विल बी लेस देन नेशनल इनकम, या बोला इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ। देखो करेक्ट आंसर देखो, फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना कि नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, NFIA को क्या कर दो जीरो कर दो। तो अगर मैं NFIA की जगह क्या पुट कर दूं, NFIA की जगह हम पुट कर रहे हैं आपका जीरो। अगर जीरो पुट कर दें तो फिर होगा क्या, ये तो यहां से क्लियर ना बिल्कुल, तो जीरो को लिखो मत लिखो एक ही बात हुई। आया क्या, नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक, यानी कि NFIA जब जीरो होता है तो नेशनल इनकम किसकी इक्वल होती है, डोमेस्टिक इनकम को। तो कहां पे आ रहा है यार आपका, डोमेस्टिक इनकम विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, when the depreciation is deducted from the gross domestic product the net value is known as, बोला जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है किसमें से, ग्रॉस वैल्यू में से, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक। तो नेट वैल्यू को किस नाम से जाना जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, नेट नेशनल प्रोडक्ट से, या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, या फिर नन ऑफ दी अबव। आपके लिए आपके पास इसके लिए टाइम है पूरा 25 सेकेंड, बताओ। देखो राइट आंसर देखो, इसने क्या बोला है, हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को क्या कर देना, डिडक्ट करना है किसमें से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से आपको करना है डेप्रिसिएशन, द नेट वैल्यू इज नोन एज, तो जो नेट वैल्यू आएगी उसको हम किस नाम से जानेंगे, यहाँ से अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा दें तो एक बात बताओ, ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो ये कन्वर्ट होती है किसमें, नेट में। नेट को हम बोलते हैं एन, बाकी का सारा सेम रहेगा, तो यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कहाँ पे है, ये रहा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आपको ऑप्शन सी इज
राइट, ठीक है। इफ NFIA इज पॉजिटिव, अगर NFIA पॉजिटिव है यानी प्लस का है, ये नहीं बोला जीरो है, प्लस का, तो क्या होगा, NDP यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है फैक्टर कॉस्ट पे ज्यादा होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट से फैक्टर कॉस्ट पे। या बोल रहा है कि अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम है आपका नेशनल इनकम से, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं। या फिर बोल रहा है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कब NFIA पॉजिटिव है तब। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है अगर NFIA आपका पॉजिटिव है, बताओ फटाफट से बताओ। और स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीन फ्री इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकें बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। देखो आंसर देखो अब इसका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कम होगा नेशनल इनकम से, तब जाके आपका क्या आएगा, NFIA क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये है क्या, नेट डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक इनकम है और वो नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम ज़्यादा होगी तभी तो आप जोड़ पाएंगे NFIA, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है नेशनल का, नेशनल इनकम का फॉर्मूला है ना कि डोमेस्टिक प्लस NFIA। इसका मतलब यहाँ कुछ वैल्यू है, अगर यहाँ कुछ वैल्यू हुई तो इसका मतलब नेशनल जो डोमेस्टिक से बड़ा ही होगा, चाहे 1 हो। तो जो डोमेस्टिक है नेशनल से एक कमी हो गया ना, मान लो नेशनल 20 है और हम बोल रहे हैं NFIA 1 है, तो फिर डोमेस्टिक क्या बचेगा 19, तभी 20 होंगे ना। इस केस में क्या हुआ, जो डोमेस्टिक इनकम है वो नेशनल इनकम से क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे यही तो दिखा रहा है कि जो डोमेस्टिक इनकम है वो नेशनल इनकम से कम है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखो, इफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर नेगेटिव, बोला अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव हो जाए, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NIT, ये अगर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फैक्टर कॉस्ट विल बी लेस देन मार्केट प्राइस। बोला फैक्टर कॉस्ट कम होगी मार्केट प्राइस से, इसलिए नेट इनडायरेक्ट कम हो गया। या फिर फैक्टर कॉस्ट जो है ज्यादा होगी आपके मार्केट प्राइस से, इसलिए हो रहा है। या लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों इक्वल होंगे, और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको इसका आंसर बताना है, बताओ। आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताया करें, और आपको कोई भी सजेशन देना हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर आस्क माई क्वेश्चन कॉलम के अंदर जाकर बता सकते हैं। देखो करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर है फैक्टर कॉस्ट विल बी मोर देन मार्केट प्राइस, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमारा मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अब ये क्या बोल रहा है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव कैसे होगा, इसको निकालने के लिए हमें इसको इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे फैक्टर कॉस्ट, तब मिलेगा NIT। लेकिन बोल रहा है इसको माइनस का करना है, इसको माइनस का करने के लिए कौन बड़ा होना चाहिए, माइनस वाला नंबर ही बड़ा होना चाहिए। माइनस का नंबर कौन है, FC, तो FC बड़ा होना चाहिए किससे, मार्केट प्राइस से। तो यही तो बोल रहा है फैक्टर कॉस्ट विल बी मोर देन मार्केट प्राइस, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी, क्या बोला, डेप्रिसिएशन कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं, बताओ फटाफट से। डेप्रिसिएशन कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, आंसर आपका जो डेप्रिसिएशन है ना वो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हमने कोई एक असेट खरीदा या कोई चीज़ खरीदी जिसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग गिरना, तो जो वैल्यू गिर रही है वो डेप्रिसिएशन होता है। तो हमने कोई चीज़ खरीदी है तो या तो ये हो सकता है कि उसकी वैल्यू गिरे ही ना,
जितने की थी उतने की ही रहे मार्केट में, या हो सकता है कम हो जाए वैल्यू। तो अगर वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ेगा, और अगर वैल्यू कम नहीं हो रही तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, जीरो ही रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डेप्रिसिएशन क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो इसमें बोल रहा है डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी, क्या नहीं होगा, डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं होगा, क्या नेगेटिव नहीं होगा, डेप्रिसिएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल डोमेस्टिक वेरिएंट्स आर, बोल रहा है ऑल डोमेस्टिक वेरिएंट्स आर, बोल रहा है जितने भी डोमेस्टिक वेरिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, नेशनल कॉन्सेप्ट होते हैं, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट होते हैं, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, या फिर यहाँ पे देखो टाइपराइटर ने टी नहीं लगाया, या फिर नो नन ऑफ दी अबव। बताओ करेक्ट आंसर। फटाफट से बताओ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं डोमेस्टिक वाला। तो आंसर तो फटाफट से बताओ। देखो करेक्ट आंसर देखते हैं, डोमेस्टिक का मैंने आपको पहले ही बताया, डोमेस्टिक रिलेटेड टू टेरिटरी। तो यहाँ पे टेरिटरी कहाँ है, ये रही। तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑल डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट आर टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, बोला इनमें से कौन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। आहा कितना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन आ जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। बताओ इनमें से कौन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेथड है। हमसे तो कभी नहीं पूछा गया इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन आजकल कई बार क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, इसलिए इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके आ जाए, लेकिन पूछा जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर, जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल थ्री आर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये तीनों ही तीनों नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड है। नेक्स्ट देखो, वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज, वैल्यू एडेड मेथड को किस और नाम से जाना जाता है। तो जब मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड सिखाया था तो मैंने आपको उसका अदर नेम भी बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नेशनल इनकम की वैल्यू एडेड मेथड वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर दोबारा से देखिए। देखो वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड कहा जाता है, या इन्वेंट्री मेथड कहा जाता है, या नेट आउटपुट मेथड कहा जाता है, या बोल रहा है कि जितने भी नाम है ना सारे किसके, वैल्यू एडेड मेथड के नाम है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। देखो राइट आंसर, देखो राइट आंसर है आपका जी, प्रोडक्ट मेथड बिल्कुल कहते हैं हमें वैल्यू एड मेथड को, इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं, और नेट आउटपुट वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द वैल्यू एडेड मेथड। बोल रहा है कि नेशनल इनकम कौन से एग्रीगेट निकाला जाता है वैल्यू एडेड मेथड से, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड से क्या फाइंड होता है। पहला सबसे पहले जो हम निकालते हैं वैल्यू एडेड मेथड से तो क्या निकल के आता है ये बताना है, सीधे सीधे समझो। तो बोल रहा है क्या एनडीपीएफसी निकलता है वैल्यू एडेड मेथड से, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है, या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बताओ क्या निकल के आता है जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं। आपने अगर नहीं पढ़ा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेथड, वो सॉरी वैल्यू एडेड मेथड, तो आप जाके उसको पढ़िए दोबारा से, तभी क्वेश्चन क्लियर हो। देखो जब हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं तो हमारा निकल के आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसका दूसरा नाम है जीडीपी एट एमपी। तो हमारा राइट ऑप्शन कहाँ है, जीडीपी एमपी कहाँ है, ये रहा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, ऑल प्रोडक्शन यूनिट आर ग्रुप्ड इनटू, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है उनको ग्रुप्ड बनाया जाए, अगर उनको ग्रुप किया जाए तो उनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बोला कि जितने प्रोडक्शन यूनिट है उनको किस ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है? बताओ। देखो, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है ना उनको तीन सेक्टरों में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी में, टर्टियरी में और सेकेंडरी में। प्राइमरी में आपके वो आते हैं जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी में जो रॉ मटेरियल से आपको यूजफुल गुड बनाते हैं, और टर्टियरी सेक्टर में जो यूजफुल गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों सेक्टर के अंदर इंक्लूड है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड while कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। बोल रहा है जब हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सी चीजें जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं? देखो साफ साफ लिखा है, इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज जाइए मेरे इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर, उसके अंदर आप वैल्यू एडेड मेथड की जो वीडियो है उसको दोबारा से देखिए। अब देखो यहाँ ऑप्शन दे रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, या फिर सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन को यूज नहीं करते, या सेकंड हैंड गुड्स को यूज नहीं करते, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? और लास्ट मैंने एक वीडियो और बनाई है नेशनल इनकम की लास्ट में, जिसके अंदर मैंने प्रिकॉशंस भी लिखे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, तो उसके अंदर भी जाके देखें, कई चीजें आपको समझ में आएंगी। नेशनल इनकम पार्ट 6 बनाया मैंने। देखिए इसका राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि जब वैल्यूएड मेथड हम यूज करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स को भी नहीं लेते, सर्विस जो हम सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी इंक्लूड नहीं करते, और सेकंड हैंड को तो बिल्कुल नहीं इंक्लूड करते। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये आपको चार ऑप्शन दे दिए, अब आपको बताने में से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया, बेसिकली जीडीपीएमपी का फॉर्मूला दिया है, वो बोल रहा है कैसे निकलता है। जीडीपीएमपी आपका पहली बात तो ग्रॉस वैल्यू मेथड से निकलता है, बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो, आ जाएगा। दूसरा बोल रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो, तो ये फॉर्मूला तो सेम ही है और यहाँ अलग है, तो यानी कोई एक ही सही होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर दो, ये बोल रहा है। बोल रहा है अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है मार्केट प्राइस पे तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर दो। तब आप बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं, अब आपको आंसर देने हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो वो जाए पहले नेशनल इनकम के सारे पार्ट देख कर आए चैप्टर के। देखो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। बोला अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, आपका जीडीपीएमपी निकल आएगा। इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज, इनकम मेथड किस नाम से जाना जाता है? फैक्टर पेमेंट मेथड के नाम से जाना जाता है, फैक्टर सर्विस मेथड के नाम से जाना जाता है, फैक्टर आउटपुट मेथड के नाम से जाना जाता है, ये सारे ही नाम है। बताओ, ये आपके पास 25 सेकेंड का टाइमर। बताओ इनकम मेथड किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि वैल्यूएडेड मेथड के नाम बताए थे मैंने, ऐसे इनकम मेथड के नाम बताओ आप। प्रिपरेशन करने से काफी चीजें बाहर आती हैं। देखो अब छोटी छोटी चीजें बाहर आ रही हैं, आपको नहीं पता है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इनकम मेथड को फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। बोला इनमें से, देखो नॉट वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखा करो, ये नॉट बोल रहा है।
इसका मतलब तीन तो होंगे और एक नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं है? पहला बोला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और चौथा बोला मिक्स्ड इनकम। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना किसका, इनकम मेथड का, तो आप फटाफट से बता दोगे। बताओ, ये लो ऑप्शन रहे आपके लिए, बताओ। देखो करेक्ट आंसर, देखो करेक्ट आंसर है आपका कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो वो इंक्लूड नहीं होते किसके अंदर, आपके इनकम मेथड जो आपका। क्योंकि इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, सी ओ ई लेते हैं, ओ एस लेते हैं और एम आई लेते हैं। सी ओ मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये रहा। ओ एस यानी ऑपरेटिंग सरप्लस, ये रहा। एम आई मतलब मिक्स इनकम, ये रहा। तो इसको इंक्लूड नहीं करते, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट नहीं है, याद रखना, यानी कि तीन तो होंगे और एक नहीं होगा। तो बोला प्रॉफिट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या रेंट एंड रॉयल्टी, या फिर इंटरेस्ट। अब बताना है आपको कौन इनमें से ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट नहीं है, बताओ। फिर टाइमर हमने स्टार्ट ही नहीं किया, ये लो, फटाफट से बताओ। इसका मतलब आपको ज़्यादा टाइम मिल गया, फटाफट आंसर बताओ। ऑपरेटिंग सरप्लस में इनमें से चारों में से कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इंक्लूड नहीं होता, वो आपको बताना है। तीन होते हैं और एक नहीं होगा इन चारों में से। देखो इसका करेक्ट आंसर, देखो इसका करेक्ट आंसर है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमने ओएस निकालना सीखा था, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस, तो हमने उसमें ऐड करा था प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट एंड रॉयल्टी की थी ना। तो अब देख लो इनमें से तीन चीजें कहाँ है, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा रेंट एंड रॉयल्टी, ये रहा इंटरेस्ट। क्या नहीं है, ये नहीं है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी, क्योंकि ये बताना था क्या इंक्लूड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का क्या बताना है, कंपोनेंट बताने हैं। वेजेस एंड सैलरी इन कैश बोल रहा है, देखो है यहाँ पे, नॉट वाला नहीं बताना है, वो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट है। बोला वेजेस, वेजेस और सैलरी इन कैश, या वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पीपीएफ जो पीपीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड जो दिया जाता है ना जिसको एम्प्लॉयज को, किसके थ्रू, एम्प्लॉयर के थ्रू, वो। या बोला ऑल ऑफ दी अबव। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। बताओ राइट आंसर क्या है इसका। इसका राइट आंसर है आपका, देखो एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन दिया जाता है उसके अंदर वेजेस सैलरी को भी इंक्लूड करते हैं, और वेज सैलरी को किसी काइंड में दें तो भी इंक्लूड करते हैं, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन को भी इंक्लूड करते हैं। तो यानी कि आपका राइट ऑप्शन हुआ आपका ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। हर एक छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, कंपनसेशन एम्प्लॉय भी बताया आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस भी बताया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है प्रॉफिट, उसके भी कितनी कैटेगरी होती है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी बताना था, पूछ रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, इनमें से कौन कंपोनेंट है प्रॉफिट का। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताओ।
देखो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं प्रॉफिट में, कॉर्पोरेट टैक्स भी, डिविडेंड भी और रिटेन्ड अर्निंग भी, सबको इंक्लूड किया जाता है किसमें, प्रॉफिट में। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल, याद रखना आप, इसने बोला नॉट, इनमें से कौन नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है एज पर इनकम मेथड, वो भी इनकम मेथड के थ्रू। इनकम मेथड का फॉर्मूला पता है ना तुम्हें क्या होता है, इनकम मेथड में सीओई इंक्लूड होता है, ओएस इंक्लूड होता है और एमआई इंक्लूड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। बोला इनमें से कौन इंक्लूड नहीं होता, बोला विंडफॉल गेन्स, ट्रांसफर इनकम, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता ये बताना है आपको, ध्यान से आंसर देना। आपके लिए आसान हो गया, फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया है। फॉर्मूला कंपेयर करके देखिए, आंसर पता लग जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला लिखा उनमें से कोई भी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो इंक्लूड होता हो किसमें, इनकम मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, एक्सपेंडिचर मेथड के नाम बताने अब, जैसे कि हमने वैल्यूड मेथड के बता दिए, इनकम मेथड के बता दिए, अब बताना एक्सपेंडिचर मेथड किस नाम से जाना जाता है, इनकम डिस्पोजेबल मेथड से या नेट आउटपुट मेथड से या फैक्टर पेमेंट मेथड से, या फिर बोल रहा है इनमें से कोई भी नाम सही नहीं है, बताओ बताओ फटाफट से। देखो इसका करेक्ट आंसर, एक्सपेंडिचर मेथड का जो एक और नाम है वो है इनकम डिस्पोजेबल मेथड, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड, अब कंपोनेंट बताने, अब आपको एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला याद है, पहले बताओ, है बताया था ना, क्या था, सी जी आई प्लस एक्स माइनस एम, यही पढ़ाया था ना। अब ये क्या बोल रहा है, इनमें से कौन कंपोनेंट है, देखो पहला बोल रहा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा बोला नेट एक्सपोर्ट, तीसरा बोला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चौथा बोला ऑल ऑफ दी अबव। बताओ आप ऑप्शन में से, क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप लोग अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप पहले जाइए एक्सपेंडिचर मेथड की एक बार वीडियो देखिए, तब आपको ये सारे कंपोनेंट समझ में आ जाएंगे। देखो राइट आंसर, देखो इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जितने भी हैं जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ये किस में, ये सी में इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कहाँ, ये रहा आपका नेट एक्सपोर्ट, बोला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किस में, इन्वेस्टमेंट में आता है, सारे तो इंक्लूड हो ही रहे, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट कौन है इनमें से, पहला बोल रहा है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, तीसरा बोला ए और बी दोनों है, या चौथे में बोला इनमें से कोई भी नहीं, ये भी आपका एक्सपेंडिचर मेथड का ही पार्ट है। अगर आपने एक्सपेंडिचर मेथड वाली वीडियो नहीं देखी तो दोबारा से इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और एक्सपेंडिचर मेथड वाली वीडियो देखिए। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट या फिर बोथ ए एंड बी, या बोला इनमें से कोई भी नहीं। देखो इसका राइट आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि मैंने बोला इन्वेस्टमेंट है तो ये भी फॉर्मेशन का, ये भी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेंट्री ये आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी वेरिएबल इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों के दोनों किसमें इंक्लूड होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। Which of the following is not included in national income as per expenditure method,
बोला कौन इंक्लूड नहीं होगी और कौन से मेथड के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिचर, अभी भी बताया था ये देखो एक्सपेंडिचर मेथड ये होता है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अब ये इनकी फुल फॉर्म अगर ठीक से पढ़नी है तो आपको जाके हमारे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर मुफ्त शिक्षा चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट ओपन करनी होगी और उसके अंदर जाके आपको नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड की एक सेपरेट वीडियो बनी है, उसको देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको बताना है कि इंक्लूड नहीं है, याद रखना, इसका मतलब 3 ऐसे आइटम गिवन होंगे जो इंक्लूडेड है और एक ऐसा होगा जो इंक्लूड नहीं होगा। आपको बताना है जैसे परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट, इंटरमीडिएट गुड्स, या बोला ऑल ऑफ द अबव। बताओ कौन सा ऑप्शन है जो इनमें से इंक्लूड नहीं होगा किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड में। देखो राइट आंसर है ये आपके सेकंड हैंड। सेकंड हैंड तो कहीं भी किसी भी मेथड में यूज नहीं होगा, सेकंड हैंड इंक्लूड ही नहीं होंगे सेकंड हैंड बिल्कुल भी, ठीक है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, और सेकंड हैंड क्यों यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम कंजम्पशन को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब वो नया नया प्रोडक्ट निकल के आया था तब उसकी कंजम्पशन वैल्यू इंक्लूड हो चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर में क्या होता है फाइनल कंजम्पशन को लेना था, तो उसका फाइनल कंजम्पशन तो जब हो चुका था जब वो नया नया प्रोड्यूस हुआ था। अब दोबारा उसको करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो हमने पढ़ा है नेशनल इनकम में भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब बोल रहा है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये इन्वेस्टमेंट ही है, इनमें से कौन नहीं है, याद रखना। इसका मतलब 3 तो है कंपोनेंट जो इंक्लूड होते हैं और एक ऐसा होगा जो इंक्लूड नहीं होगा। पहला कंपोनेंट बोला ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। बताओ कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, किसके अंदर नहीं इंक्लूड हो रहा, इंक्लूड नहीं हो रहा आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में। सॉरी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है ना वो फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ पे इन्होंने फिक्स पूछा है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वेरिएबल इन्वेस्टमेंट होती है, वो ड्यूरिंग द ईयर होती रहती है, सेल परचेज, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताओ इन फॉर्मूले दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने का। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट में बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और लास्ट वाला बोल रहा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो। बताओ राइट आंसर कौन सा है। देखो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कि अगर हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक हटा देंगे, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। इसको इसको निकालने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक हटा देते हैं कि हमारे ईयर के स्टार्टिंग कितना स्टॉक था और एंड में कितना रह गया, इससे ही हमें पता लग गया कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंकर फाइनल एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन से ग्रुप हैं जो फाइनल एक्सपेंडिचर क्रिएट करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल टुच्चा सा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। एक्सपेंडिचर मेथड में आता है ये, याद रखना। नहीं समझ में आ रहा तो एक्सपेंडिचर मेथड वाली वीडियो देखिए जाके प्लेलिस्ट में। देखो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्योंकि जितने भी सेक्टर हैं चाहे हाउस होल्ड हो चाहे वो फॉरेन सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट, वो फाइनल एक्सपेंडिचर तो करते ही है, यानी कंजम्पशन करते ही है।
नेट एक्सपोर्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला बताओ। बोलना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, या बोलना इनमें से कोई भी नहीं? बताओ। इतना आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाया एक्सपेंडिचर मेथड में नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं। फटाफट से बता दो कमेंट में। और आप लोग पढ़ाई भी करें, मुझे लग नहीं रहा आप लोग एक्टिव नहीं दिख रहे हैं मुझे बिल्कुल भी चैनल पे। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाए जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस कराई जाए, तो आप भी एटलीस्ट थोड़ा फोकस रखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिन में 8-8 घंटे पढ़िए, लेकिन 1 या 2 घंटे तो पढ़िए, जिससे आपकी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि एग्जाम में भी आपको एटलीस्ट 3 घंटे बैठना पड़ेगा। अगर आपकी आदत घर पे ही 1 से 2 घंटे बैठने की नहीं है, तो एग्जाम में कैसे बैठोगे आप? बैठ ही नहीं पाओगे, एग्जाम लिख नहीं पाओगे। और एग्जाम में तो प्रेशर होता है, घर पे तो आप बिना प्रेशर के पढ़ते हो। तो आदत डालो बैठ के पढ़ने की। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द आउटपुट एट करंट ईयर प्राइस इज कॉल्ड। मतलब करंट ईयर प्राइस का जो आउटपुट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? नॉमिनल जीडीपी से, रियल जीडीपी से, नेशनल जीडीपी से, या नन ऑफ द अबव? और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको हमारी नेशनल इनकम की पार्ट 6 वीडियो में पढ़ाए हैं। तो आपने, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाके मेरी नेशनल इनकम के पार्ट 6 वीडियो को देखिए और फिर आइए, ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो, इसका करेक्ट आंसर है आपका नॉमिनल जीडीपी। जब हम करंट ईयर के प्राइस पे निकालते हैं आउटपुट, तो उसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। और जब बेस ईयर के प्राइस में निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं रियल जीडीपी। लेकिन यहाँ पे हमें करंट ईयर का पूछा है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही होगा। द आउटपुट एट बेस ईयर प्राइस इज कॉल्ड। देख लो, अभी ही बताया था मैंने। ठीक है, तो बताओ, अगर बेस ईयर का प्राइस यूज किया जाता है तो आउटपुट को क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी तो बोलेंगे नहीं, अभी पीछे पढ़ ले, करंट ईयर पे होता है। रियल जीडीपी बोलते हैं, नेशनल जीडीपी बोलते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? बताओ फटाफट, मैंने जस्ट अभी आपको इसका आंसर बताया है। अब पता लग जाएगा कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हो। चलिए, इसका देखते हैं राइट आंसर। मैंने अभी बताया था आपको कि जब करंट ईयर पे हम चेक करते हैं आउटपुट, तो वो होता है नॉमिनल जीडीपी, और जब बेस ईयर से निकालते हैं तो वो होता है आपका रियल जीडीपी। तो आपका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, रियल जीडीपी शोज, रियल जीडीपी क्या शो करती है ये बताना है आपको। चेंज इन प्राइस ओनली, चेंज इन आउटपुट ओनली, चेंज इन बोथ प्राइस एंड आउटपुट, या बोल रहा है नन ऑफ दी अबव। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बताओ फटाफट से। जो रियल जीडीपी है वो क्या शो करता है? याद रखना, रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइस पे निकाला जाता है, जो आउटपुट वो होती है। मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया, आंसर आराम से दे सकते हो। इसका आंसर देखो, जब मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि जो रियल जीडीपी होती है वो बेस ईयर पर, जो बेस ईयर का जो प्राइस होता है उसका आउटपुट होता है, तो यानी कि आउटपुट ही होता है ना सिर्फ। तो ये रहा, ये रहा आउटपुट आपका, है ना? ये हो गया ऑप्शन बी इज राइट। नॉमिनल जीडीपी शोज, अब बताओ नॉमिनल जीडीपी क्या शो करती है? चेंज इन प्राइस, चेंज इन आउटपुट, या चेंज प्राइस आउटपुट दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ सही ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, जब आपको रियल जीडीपी का पता लग गया तो नॉमिनल जीडीपी को तो आराम से बता दोगे।
देखो राइट आंसर है आपका चेंज इन बोथ प्राइस एंड आउटपुट, क्योंकि आउटपुट में तो चेंज आएगा लेकिन करंट ईयर में क्या होता है, प्राइस में भी चेंज आता है। बेस ईयर और रियल जीडीपी में क्या होता है, आपका प्राइस में चेंज नहीं आता है। इफ पॉपुलेशन इंक्रीज देन, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो इनमें से क्या होगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, वेलफेयर बढ़ जाएगा, या वेलफेयर घट जाएगा, या बोल रहा है ऑप्शन ए और बी दोनों। बताओ करेक्ट ऑप्शन बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट से आंसर दो। और मैं आपके लिए स्क्रीन खाली छोड़ता हूँ तो उसका फायदा उठाया करें, स्क्रीनशॉट लिया करें क्वेश्चन का, ताकि आपके काम आए। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको बोर्ड के एग्जाम में हेल्प नहीं करेंगे, आगे आप जाके जो एंट्रेंस देंगे कॉलेज के वहां पे भी आपकी हेल्प करेंगे। देखो अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो होगा क्या कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने से क्या होगा कि जो हमारी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन को ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो डेवलपमेंट रुकती है तो हमारी जो वेलफेयर है वो रुक जाती है, क्योंकि जीडीपी तो बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम होंगे, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन जीडीपी के बढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा अगर प्राइस बढ़ने से बढ़ रही है, वेलफेयर तो खत्म हो गया ना हमारा, लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है, लिविंग स्टैंडर्ड है वो खराब हो रहा है। तो इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, आपका वेलफेयर कम हो जाता है। मेकिंग पब्लिक पार्क इंक्रीज, बोला अगर पब्लिक पार्क बनाते हैं हम तो क्या इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी, वेलफेयर इंक्रीज होगा, जीडीपी और वेलफेयर दोनों होगी, अब इनमें से कोई भी नहीं होगा, बताओ फटाफट से बताओ। देखो पब्लिक पार्क बनाने से क्या होगा, इसमें कोई गुड्स और सर्विस तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा, ना ही कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, ना प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन होगा क्या कि अगर पब्लिक पार्क बना दिए तो वहाँ के आसपास की पब्लिक को वहाँ के प्लांट्स के थ्रू प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, और वो अपना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वो खुश रहेंगे। और अगर वो खुश रहेंगे तो क्या होगा भाई, वेलफेयर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वेलफेयर। जीडीपी बढ़े ना बढ़े, वेलफेयर तो बढ़ेगा, क्योंकि लोग खुश रह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, ड्यू टू नॉन मॉनेटरी चेंजेस, नॉन मॉनेटरी चेंज यानी कि ऐसे चेंजेस जिसमें पैसा नहीं आ रहा बिल्कुल, तो नॉन मॉनेटरी चेंजेस की वजह से क्या होता है, जीडीपी गिरती है, वेलफेयर भी, जीडीपी बढ़ती है और वेलफेयर गिरता है। बोला वेलफेयर बढ़ता है, जीडीपी गिरती है। बोला कोई इंपैक्ट ही नहीं आता ना जीडीपी पे, नो इम्पैक्ट ऑन जीडीपी बट वेलफेयर, बोला वेलफेयर पे आता है, जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। बोला नो इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर, या फिर दोनों में किसी भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। बताओ फटाफट से, आपको आंसर देना है इसका, ठीक है बताओ। अगर नॉन मॉनेटरी चेंजेस आते हैं, देखो मॉनेटरी चेंज ही होते हैं, उन्हीं को सिर्फ जीडीपी काउंट कर सकती है, और नॉन मॉनेटरी चेंज को जीडीपी काउंट नहीं कर सकती। और जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने एग्जांपल लिया था ना, अभी क्या था पिछले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन, कि अगर हम पब्लिक पार्क बनाते हैं तो क्या बढ़ता है हमारा, वेलफेयर। तो जो पब्लिक पार्क है वो हमारा नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी तो है, उससे हमारा कोई पैसा थोड़ी ना आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम नॉन मॉनेटरी चेंज करते हैं यानी कि पब्लिक पार्क बनाते हैं तो क्या होगा हमारा, हमारा क्या होगा, नो इम्पैक्ट ऑन जीडीपी बट वेलफेयर इंक्रीज, हमारा वेलफेयर बढ़ेगा। अगर नॉन मॉनेटरी चेंज कर रहे हैं तो वेलफेयर बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी की एक ये कमी है बहुत बड़ी कि ये सिर्फ मॉनेटरी चेंजेस को ही काउंट कर पाता है। नेक्स्ट देखो, ड्यू टू सेटिंग अप ऑफ प्लांट नियर रिवर कोस्ट, बोला अगर नियर रिवर कोस्ट हम क्या करते हैं, प्लांट लगा दें तो क्या होगा, उससे जीडीपी गिरेगी, वेलफेयर बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, वेलफेयर गिरेगा, बोल रहा है बोथ, यानी जीडीपी और वेलफेयर दोनों गिर जाएंगे, या बोल रहा है दोनों ही बढ़ जाएंगे, जीडीपी भी और वेलफेयर भी। बताओ क्या होगा इनमें से,
याद रखना क्या कर रहे हैं, ये प्लांट बना रहे हैं, क्या, नियर रिवर कोस्ट, नदी के किनारे ये एक प्लांट लगा रहे हैं। प्लांट पेड़ पौधे वाला प्लांट नहीं है, ये आपका बिजनेस प्लांट है, इंडस्ट्री प्लांट जो होता है, यानी इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रहे हैं। देखो अगर हम नदी के किनारे कोई इंडस्ट्रियल यूनिट यानी कि कोई प्लांट लगा दें तो होगा क्या, कि वहां पे इंडस्ट्री सेट होगी, वहां प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन सेल होगा, उससे जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन वहां प्लांट लगाने से वहां के आसपास का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, हो सकता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट भी रिवर में जाए, जिससे क्या होगा, वाटर पोल्यूट हो जाएगा, और वहाँ का वाटर पोल्यूट होने से या फिर हो सकता है एयर भी पोल्यूट हो जाए, वहाँ के प्रोडक्शन यूनिट की से कोई ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं या कोई ऐसा स्मोक निकल रहा है जिससे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को डिजीजेज हो जाएंगे, डिजीज होने से वो बीमार रहने लगेंगे और उनकी खुशियाँ खराब हो जाएंगी। बीमार रहने से इंसान क्या होता है, परेशान। तो होगा क्या, जीडीपी बढ़ेगी और वेलफेयर नीचे गिरेगा। तो कहाँ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जीडीपी बढ़ेगी और वेलफेयर गिरेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बोला यूज ऑफ पब्लिक पार्क इंक्रीज वेलफेयर, बोला अगर पब्लिक पार्क को यूज करो तो आपका क्या होता है, वेलफेयर बढ़ता है। दूसरा बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इंक्रीज वेलफेयर, अगर जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो वेलफेयर बढ़ता है। हायर जीडीपी ऑलवेज कॉज हायर वेलफेयर, और बोल रहा लास्ट नन ऑफ द अबव। ये बताने में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है आपको, याद रखना। देखो बोला इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये वाली। बोला ये बोल रहा है कि जितनी जीडीपी ज्यादा होगी उतना वेलफेयर होगा, ऐसा नहीं है। अभी ही पीछे एग्जांपल लिया हमने, जीडीपी बढ़ाने के लिए तो हम जगह जगह पे इंडस्ट्री लगा दें, लेकिन जगह जगह इंडस्ट्री लगाने से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट होगा, जिस वजह से हमारा सोशल वेलफेयर तो इंक्रीज ही नहीं होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है कि अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जीडीपी बढ़ाने के लिए तो हम अपने वेपन्स प्रोड्यूस करते जाएं सिर्फ, ठीक है, वेपन्स प्रोड्यूस करेंगे, उनको सेल करेंगे, जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वेपन आइटम से थोड़ा ना लोग खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बोला इज इंक्लूडेड, इनमें से कौन सा आइटम है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। पहला बोला ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ फाइनेंस असेट, जब ऐसा बोला जाता है ना ध्यान रखना है, बोला इंक्लूड होता है, इसका मतलब एक ही आइटम है जो इंक्लूड होता है, बाकी तीन तो गलत ही है। ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, बोला है फाइनेंशियल एसेट को अगर बेचे तो उन पे जो ब्रोकरेज मिलती है उसको इंक्लूड करते हैं। फिर बोला है सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, या फिर फाइनेंशियल एसेट को सेल करें। तीसरा बोला है इंटरमीडिएट गुड्स, चौथा बोला है ट्रांसफर पेमेंट। तो आप बताओ इनमें से कौन सा आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तीन ऐसे होंगे जो नहीं होते, एक होगा जो होता होगा इंक्लूड। बताओ क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। देखो करेक्ट आंसर, नेशनल इनकम के अंदर आपको जो इंक्लूड होगा होगा ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल एसेट सेल करने पे जो उसको कमीशन मिली, ब्रोकरेज मिली, वो उस पर्सन की इनकम हुई ना, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल, अब बोला कौन सी इंक्लूड नहीं होगी। पिछला क्वेश्चन था इंक्लूड होगी, और ये हो रहा है नॉट इंक्लूड। आपको हर एक क्वेश्चन हर तरीके से बताया जा रहा है ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप उसको एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, पहला बोला विंडफॉल गेन्स, दूसरा नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, या फिर बोला ऑल ऑफ द अबव। बताओ इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, बताओ फटाफट से। देखो करेक्ट आंसर, बोला कौन सा इंक्लूड नहीं होगा,
ना ही विंडफॉल गेन इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, ना ही डेप्ट इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, ना ही परचेज ऑफ सेकंड हैंड इंक्लूड होता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज आर राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बोलोगे सर आप हमेशा 50 क्वेश्चन कराते तो आज इतने सारे क्यों? अरे भाई चैप्टर भी तो इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इससे जितने से ज़्यादा क्वेश्चन करो उतने ही कम है आपके लिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर के ऊपर हम एक और प्रिपरेशन वीडियो बनाएं और क्वेश्चंस लेके आए। ठीक है, और अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो एक और आए प्रिपरेशन वीडियो इस चैप्टर की, तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर आप हमारे आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर जाकर वहाँ पे कमेंट करके बताइए हमें कि हमें एक और आपकी नेशनल इनकम की प्रिपरेशन वीडियो देखनी है। चलिए क्वेश्चन देखिए। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, बोल रहा है अगर कैपिटल स्टॉक में इंक्रीमेंट आ रहा है तो किस नाम से जाना जाता है? कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल फॉर्मेशन, या बोल रहा है नन ऑफ द अबव। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है आपका कैपिटल स्टॉक, याद रखना, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। देखो इसका राइट आंसर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर है कैपिटल फॉर्मेशन। जब हम हमारे कैपिटल स्टॉक को बढ़ाते हैं इसका मतलब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं अपने बिजनेस में, और इन्वेस्ट मतलब फॉर्मेशन, तो हम कैपिटल बढ़ाते जा रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन होता है इसका मतलब। इंटरेस्ट ऑन लोन्स पेड बाय, हमने कर लिया 57 58। बोल रहा है अगर इंटरेस्ट पे किया जाता है लोन पे तो वो क्या है? पेड बाय कमर्शियल बैंक। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय कमर्शियल बैंक क्या है वो? नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा डोमेस्टिक इनकम में, या फिर नेशनल इनकम के अंदर भी नहीं होगा, या फिर बोल रहा है नन ऑफ दी अबव। बोल रहा है जो इंटरेस्ट पे कर रहा है कौन? इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक ने जो लोन पे इंटरेस्ट पे किया है वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, या फिर एक्सक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम में, या फिर एक्सक्लूड होगा नेशनल इनकम में, या बोलना फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बताओ राइट आंसर बताओ। देखो राइट आंसर आपका, अगर कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इंक्लूड होगा किसमें? नेशनल इनकम में। ठीक है, खर्चा है ना। नेक्स्ट देखो, सेल्स एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट। अगर आप फाइनेंशियल असेट को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो वो क्या है? इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, या एक्सक्लूड होगा नेशनल इनकम से, या फिर एक्सक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम से, या बोल रहा है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बताओ, हर एक तरह के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। देख लो, सेल्स परचेज का भी बता दिया, उससे पहले इंटरेस्ट का भी बता दिया। तब इससे बाहर तो कॉन्सेप्ट आने से रहे। एक एक कॉन्सेप्ट को बड़ा आसानी से देखिए, इसी में आपके लॉन्ग आंसर भी कवर हो जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को। देखो इसका राइट आंसर है आपका कि अगर आप सेल परचेज करते हैं फाइनेंशियल असेट तो आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है, एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एनडीपी एमपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? ये बताना है, ये किसके ऊपर होता है? बोल रहा है जीडीपी एमपी और माइनस कर दो डेप्रिसिएशन तो ये आ जाएगा, या जीडीपी एफसी में से आप ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आ जाएगा, या बोल रहा है एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम में एनआईटी ऐड कर दो तो मिलेगा, या बोल रहा है ऑल ऑफ दी अबव। ये एक हिंट दे दूं, ये तो गलत है, ऑप्शन डी इज गलत। एक फॉर्मूले के लिए सारे फॉर्मूले थोड़ी आ जाएंगे। बताओ फटाफट से।
एनडीपी एमपी निकालना है हमको। देखो ऐसे तो नहीं पता हमें कैसे निकलेगा, तो हमें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, देखो एनडीपी एमपी, इसमें भी आ रहा है एनडीपी एमपी। हमें नेट चाहिए, ये क्या है, ग्रॉस। तो ग्रॉस नेट जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। क्या डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि एनडीपी एमपी तो बहुत तरीके से निकाला जा सकता है ना, लेकिन हमें देखना है कि हमारे जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन सही सेट हो रहा है। ऑप्शन से ए सही सेट हो रहा है। इंटरेस्ट अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट एज, अगर कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने इंटरेस्ट अर्न किया है तो क्या होगा, इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, या इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम में, या इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में, या बोला इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। बताओ, ये लो टाइमर, बताओ। इंटरेस्ट अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, देखो इसका करेक्ट आंसर, हमने नेशनल इनकम का इनकम मेथड पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने इंटरेस्ट भी पढ़ा था ना। तो इंटरेस्ट तो इंक्लूड होता है भाई किस में, नेशनल इनकम में। तो ऑप्शन ए इज राइट, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। और इंटरेस्ट किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब तीन ऐसे हैं जो इंक्लूड होंगे, और किसके अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पहला बोल रहा है वेजेस और सैलरी इन कैश, दूसरा बोल रहा है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, तीसरा बोल रहा है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, चौथा बोल रहा है एम्प्लॉयज, देखो ये एम्प्लॉयज है और ये एम्प्लॉयर्स है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। पहले क्वेश्चन आया था क्या इंक्लूड होता है, और अब क्वेश्चन आया क्या इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, बताओ कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। वरना आप बोलोगे सर आप सेम क्वेश्चन कर रहे हो। पहला जो क्वेश्चन था वो था कि क्या कंपनसेशन एम्प्लॉय में इंक्लूड होता है, और अब क्वेश्चन आ रहा है क्या इंक्लूड नहीं होता है। देखो इसका करेक्ट आंसर, इसका मतलब तीन तो इंक्लूड होते हैं, तुम देख लेते हैं, वेजेस और सैलरी इन कैश इंक्लूड होता है, काइंड भी इंक्लूड होता है, एम्प्लॉयज, देखो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन नहीं होता इंक्लूड, एम्प्लॉयर का होता है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट क्या क्या होते हैं मैंने बता दिए थे आपको पिछले क्वेश्चंस में। अब ये बोल रहा है नॉट, क्या नहीं है। अगर आपको उसके पार्ट याद होंगे तो फटाफट से बता दोगे। बोला रेंट एंड रॉयल्टी, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बोल रहा नॉन ऑफ द अबव। बताओ इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है, ये बताना, इसने नॉट पूछा है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस आपका इनकम मेथड का पार्ट है, इनकम मेथड में सी आपका क्या करते हैं, सी ओ ई प्लस ओ एस प्लस एम आई। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या नहीं आता इनमें से बताइए। देखो आपका ऑप्शन बी इज राइट, कि वेजेज एंड सैलरी तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं आता। वेज एंड सैलरी और ऑपरेटिंग सरप्लस पार्ट तो आपका नेशनल इनकम निकालते हैं जो इनकम मेथड से उसी का है, लेकिन ओ एस एन ऑपरेटिंग सरप्लस में वेजेज एंड सैलरी नहीं आता। ये जो पार्ट है ये आपका किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। तो यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, रिटेन्ड अर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड, रिटेन्ड अर्निंग को क्या बोला जाता है बताओ। रिटेन्ड अर्निंग किस नाम से जानी जाती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, एक्सेस रिजर्व, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ये लो, इसके लिए भी आपको मैं पूरे दूंगा, पूरे 25 सेकेंड, बताओ।
देखो करेक्ट आंसर देखो इसका, बोला जो रिटेन अर्निंग है ना उसके अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो इंक्लूड होता ही है, सेविंग भी इंक्लूड होती है प्राइवेट सेक्टर की, एक्सेस रिजर्व भी होते हैं, तो सभी हो गए, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट। आपको भी पता लग जाएगा जैसे कि मेरे को देखते पता लग जाता है, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, आप भी पढ़िए आपको भी आ जाएगा। इनकम ऑफ अ टीचर टीचिंग एट हर ओन हाउस इज द पार्ट ऑफ, बोले एक टीचर की इनकम है, ठीक है, किस वजह से, पढ़ाने की वजह से, लेकिन किसको, अपने खुद के घर में पढ़ा रही है, तो वो कैसी इनकम होगी, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, डोमेस्टिक इनकम होगी, या नेशनल इनकम होगी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताओ, डी तो नहीं हो सकता राइट, सारे ही कैसे हो सकते हैं, इतना तो बता दिया, अब आपको तीन में से एक बताना ऑप्शन। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ध्यान रखना। इनकम ऑफ टीचर टीचिंग एट हर ओन हाउस इज अ पार्ट ऑफ, बताओ, मिक्स इनकम का पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, नेशनल इनकम का पार्ट है, ऑल ऑफ द अबव। देखो इसका आंसर देखो, देखो एक टीचर है, पढ़ा रहा है, उसके बदले में पैसा मिल रहा है। एक तो वो क्या कर रहा है, खुद पढ़ा रहा है, यानी खुद का काम है, किसी के अंडर नहीं कर रहा, तो सेल्फ एम्प्लॉयड तो है ही है। दूसरा, वो अपने घर पे पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही पढ़ा रहा है, बाहर तो नहीं पढ़ा रहा, तो वो डोमेस्टिक इनकम भी कहलाएगी। उसके बाद बोला है नेशनल इनकम में, भाई नेशनल इनकम का तो पार्ट है ही है ना, उसने चाहे सेल्फ कमाई हो, चाहे बिजनेस करके कमाई हो, चाहे नौकरी करके, इनकम का पार्ट तो है ना, तो नेशनल इनकम में जाएगी जाएगी। इसका मतलब टीचर अगर अपने घर पे पढ़ाता है तो वो इन सारे कैटेगरी में लाइज करेगा, है ना। और अगर आप हमारे चैनल के साथ स्टडी कर रहे हैं तो श्योर आपको डाउट आएगा ही आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो आप क्या करिए, एक पेन पेपर लीजिए, क्योंकि बार बार फोन उठाना, आज में क्वेश्चन कॉलम के अंदर जाना और पूछना पॉसिबल नहीं होता, तो आप एक पेन पेपर उठाइए और अपने सारे डाउट एक जगह लिख लीजिए, और उसको एक ही बारी में हमारे वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाकर आस्क माई क्वेश्चन कॉलम में पूछिए डाउट्स को, और जस्ट उन डाउट के बदले में आप अर्न भी कर सकते हैं रिवॉर्ड्स या फिर कॉइन्स। और हम जो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे या आपको लेसन पढ़ा रहे हैं वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, एक सिंगल रुपये आपसे चार्ज नहीं करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वेबसाइट पर या हमारे चैनल पर 100+ सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, हम कोशिश में लेंगे कि आपको स्किल्स वाले सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएं। और हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, साथ के साथ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराएंगे, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आगे भी आपके साथ हम बने रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर आप हमसे हमारे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये क्या है, टेलीग्राम, लिंक्डइन, अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे डोमेन नेम muft शिक्षा मुफ्त.शिक्षा डॉट को डॉट में नहीं लिखना है, स्पेलिंग में लिखना है, मुफ्त.शिक्षा को सर्च कर आप हमसे हमारे इनमें से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और एंड में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, कि अगर आपके आसपास, ध्यान से सुनना, अगर आपके आसपास कोई भी मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी ऐसा बच्चा है, ठीक है सर आपने तो डरा दिया, कोई भी ऐसा बच्चा है जो बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता है, या कोचिंग जाने के लिए उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो उसको आप इस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए और उसे ये बता दीजिए कि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है, 100% मुफ्त शिक्षा दी जाती है, तो वो वहां से पढ़ लेगा। आपका एक शेयर किसी का भला कर दे और किसी का जीवन बदल दे, तो आपसे बड़ा महान इंसान कौन ही होगा। और अगर एक शेयर से आपको महान बनने का मौका मिल रहा है तो ऐसा मौका तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता, है ना। आप समझदार इंसान होंगे तो ऐसा जरूर करेंगे। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपके साथ बना रहूंगा, यूं ही आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और इकोनॉमिक्स से नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लाता रहूंगा और आपकी एग्जाम की तैयारी करवाता रहूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियां फैलाते रहिए। और मैंने सर्दियां आई हैं तो उसमें एक लाइन और ऐड की, अपने आप को मौसम से बचा के रखिए। बाय बाय।